गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर चलते हैं। इससे पहले अपन ने देखी थी ग्लूकोज की रिएक्शन, और ग्लूकोज की जो रिएक्शन थी उसमें अपन ने उसके करैक्टरों के बारे में देखा था। और करैक्टर देखो अपने पास में क्या क्या निकल कर आए थे। फर्स्ट आया था कि इसमें 6 कार्बन की C6 की सीधी श्रृंखला होती है। क्या देखा था? 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। नेक्स्ट जो अपन ने देखा था वो ये था कि इसमें जो समूह होता है वो होता है CHO, मतलब एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। थर्ड अपन ने क्या देखा था कि 5 इसमें OH समूह उपस्थित होते हैं। 5 समूह कौन से थे? OH। नेक्स्ट क्या देखा था कि इसमें एक प्राथमिक OH समूह उपस्थित होता है। तो ये कुछ गुण थे जो ग्लूकोज की रिएक्शनों के अकॉर्डिंग अपने को प्राप्त हुए थे। इन गुणों के आधार पर जो एमिल फिशर था उसने ग्लूकोज की संरचना दी थी, और उसे क्या कहते हैं? विवृत श्रृंखला संरचना, मतलब ओपन चेन संरचना यहाँ पर उसने दी थी। तो जो एमिल फिशर था, वैज्ञानिक का नाम था एमिल फिशर। इसने क्या दिया था? ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना। ये थी ओपन चेन, मतलब खुली संरचना थी जो अपने को ये बता रही थी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला किस प्रकार से होती है। तो इसने जो संरचना दी थी एमिल फिशर ने, वो क्या थी? सबसे पहले इसको देखते हैं। तो एमिल फिशर ने कहा था कि इसमें जो CHO समूह होता है ये सबसे ऊपर होता है, और श्रृंखला जो है वो टोटल 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको ये ध्यान रखना है, ये है C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये C6। C6 में होता है CH2OH। जो थर्ड नंबर का होता है C, इसमें OH इधर लिखना होता है और H इधर लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखना है? OH H, OH H, OH और H। तो देखिए ये संरचना वही है जो अपन बार बार रिएक्शन में लिख रहे हैं। रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या लिख रहे थे अपन? CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। तो इसको केवल कॉम्बाइन कर रखा है, CHOH 1 2 3 4। तो CHOH होल कितने हो गए? 4, और लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने? CH2OH। तो ये है अपने पास में ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना, ओपन चेन रिएक्शन, जो एमिल फिशर द्वारा दी गई थी। अब इस संरचना की जो तुलना है एमिल फिशर ने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से की थी, और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से करके ये बताया था कि कौन सा जो है ग्लूकोज का डी रूप होगा और कौन सा एल रूप होगा। तो इसको देखने के लिए तुलना किससे की थी? इन्होंने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और क्या कहा था कि यदि ग्लूकोज को इस प्रकार से लिखा जाए कि CHO समूह या कार्बोनिल समूह ऊपर की ओर रहे तथा जो मुख्य रिएक्शन श्रृंखला है वो नीचे की ओर रहे, या यूं कह सकते हैं जो असमित कार्बन परमाणु है वो नीचे की ओर रहे, तो उस स्थिति में जो असमित कार्बन परमाणु है, ये वाला असमित कार्बन परमाणु आप लोगों को 11th में बता रखा है। क्या बता रखा है? कि वह कार्बन परमाणु जिससे 4 अलग अलग समूह या परमाणु जुड़े होते हैं असमित कार्बन परमाणु कहलाता है। तो इस कार्बन से देखो, एक तो पूरा ये वाला समूह जुड़ रहा है, दूसरा H है, तीसरा OH है और चौथा CH2OH है। तो ये कौन सा कार्बन है अपने पास में? C5। तो क्या है? असमित कार्बन परमाणु। तो नीचे से पहला जो असमित कार्बन परमाणु है इससे जुड़ा हुआ OH समूह यदि दाहिनी ओर होता है तो इसको कहा जाता है डी ग्लूकोज, और यदि ये बाईं ओर होता है तो इसको कहा जाता है एल ग्लूकोज। मतलब C5 ये क्या है? नीचे से प्रथम असमित कार्बन, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ OH यदि कौन सी तरफ है? दाईं ओर, तो इसे क्या कहेंगे? डी रूप। ये जो राइट हैंड है इधर है तो क्या कहा जाएगा इसको? डी रूप। लेकिन यदि ये OH है, ये किधर है?
बाईं ओर है तो इसे क्या कहा जाएगा, एल रूप कहा जाएगा। तो इस प्रकार से दो संरचना थी, OH को यदि चेंज कर देंगे तो वो एल रूप हो जाएगा, और OH यदि इस दिशा में है तो इसे क्या कहा जाएगा, डी रूप कहा जाएगा। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है डी प्लस ग्लूकोज। नाम क्या है स्टूडेंट इसका, डी प्लस ग्लूकोज। प्लस क्यों है ये आपको ध्यान रखना है। देखो प्लस और माइनस अपन नहीं बता सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख के आप लोग प्लस और माइनस का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये क्या होता है, इस ग्लूकोज का एक गुण है कि समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है कि वामावर्त दिशा में। यदि दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहा है तो ये क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, प्लस को। यदि ये उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वामावर्त दिशा में तो उस स्थिति में इसे क्या कहा जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। और यदि वाम ध्रुवण घूर्णक है तो प्लस की जगह क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस लिखा जाएगा। तो प्लस और माइनस अपन स्ट्रक्चर देख के नहीं पहचान सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं, डी और एल। और डी और एल भी कैसा है, कैपिटल, स्मॉल नहीं है, कैसा है, कैपिटल। तो ये जो था डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यदि इस OH समूह को मैं रोटेट करता हूँ और किधर लिख दूँ, बाईं ओर, और H को किधर लिख दूँ, दाईं ओर, तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा इसको, L प्लस ग्लूकोज। तो ये बताया था अपने को किसने, एमिल फिशर ने, जो कि क्या थी, ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी थी। तुलना किससे की थी, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो असमित कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ OH समूह किधर उपस्थित होता है, दाहिनी ओर उपस्थित होता है। तो इसके आधार पर एमिल फिशर ने ये ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना दी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है उसके सभी गुणों की व्याख्या, अधिकांश गुणों की व्याख्या अपन इस संरचना के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन सभी गुणों की व्याख्या इस संरचना के द्वारा संभव नहीं है। क्या क्या गुण ऐसे हैं, जैसे ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, पहला गुण ये है। दूसरा 2,4-DNP से क्रिया नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या इस ओपन चेन स्ट्रक्चर द्वारा क्या होती है, संभव नहीं है। तो इसके द्वारा संभव नहीं थी। तो दूसरा वैज्ञानिक आया अपने पास में, टोलेन। नाम क्या था, टोलेन। और टोलेन ने क्या किया था, ये जो ग्लूकोज था उसकी स्ट्रक्चर दी थी, और स्ट्रक्चर कैसी दी थी, जो श्रृंखला संरचना ओपन थी उसकी जगह चक्रीय संरचना या जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है वो इसने दी थी। तो टोलेन जो वैज्ञानिक था उसने क्या कहा था कि जो अपने पास में ग्लूकोज है इसकी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, और साथ ही में क्या होती है, जो चेन स्ट्रक्चर होती है, ओपन न होकर क्या होती है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में रहती है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्लूकोज का जो C1 है, देखिए स्टूडेंट्स इसको आपको ये ध्यान रखना है, ये है ग्लूकोज का C1 कार्बन जो कि एल्डिहाइड समूह है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला क्या था, 6। तो इसने क्या कहा था, किसने, टोलेन ने, कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है उसके कार्बन और C5 का जो कार्बन है उसके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, और इस अन्योन्य क्रिया के कारण इसकी जो ओपन चेन होती है वो एक बंद चक्रीय संरचना का रूप ले लेती है। और इसमें फिर क्या होता है, जैसे इससे इसको जोड़ रहे हैं तो इसमें 5 सदस्यों की क्या होती है, 5 सदस्य ये वाले, एक O होता है, तो 5 कार्बन और एक O, मतलब 6 सदस्यों की ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है। तो ये किसने बताया था अपने को, टोलेन ने। और देखो इसने स्ट्रक्चर कैसे लिखी थी ये आपको समझना है। देखो अपने पास में है डी प्लस ग्लूकोज, ये संरचना है कैसी, अपने पास में ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपने को C1 और C5 के मध्य अन्योन्य क्रिया करनी है, 2 स्ट्रक्चर बनेंगी, जैसे D है वैसे ही अपने पास में इसके रूप बनेंगे अल्फा और बीटा, जिनके बारे में किसने बताया था, टोलेन ने बताया था। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एमिल फिशर की स्ट्रक्चर लिखनी है आपको, C≡OH, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, है ना, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में CH2OH। थर्ड कार्बन 1, 2, 3, OH हमेशा किधर लिखना है, बाईं ओर लिखना होता है, OH
H, OH, H, इसका OH और H। तो इसने क्या कहा था कि जो C1 है उसके कार्बोनिल समूह और जो C5 है उसके OH समूह के मध्य अन्योन्य क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो देखो अन्योन्य क्रिया होगी कैसे, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो दो प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर मिल सकते हैं या दो संरचनाएं इससे अपने को प्राप्त होती है। कौन सी होती है, ये O और OH के मध्य क्रिया हो तो इस स्थिति में एक बंध टूटेगा, एक बंध टूटेगा तो O से ये जुड़ जाएगा C और OH समूह इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं COH और H, ठीक है, C1 2 3 4 5 और लास्ट में 6, 1 2 3 पे OH इधर और H इधर, OH H, OH H, OH H। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये OH हटाना है, ये यहाँ पर ले गए तो O जो था उसका बंध टूट गया तो ये कहाँ से जुड़ जाएगा, C1 और C5 से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसकी 6 सदस्यों की एक वलय संरचना अपने को प्राप्त होती है। कार्बन की काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है, ये क्या था 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो किस किस के मध्य अन्योन्य क्रिया हुई, C1 और C5 के मध्य अन्योन्य क्रिया। अब इसका OH किधर लिखा था, इधर, तो ये कौन सा था अपने पास में, डी ग्लूकोज था। कौन सा रूप था, डी ग्लूकोज, और पूरा नाम क्या था, डी प्लस ग्लूकोज। प्लस किस लिए लिख रहे थे, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, तो डी प्लस ग्लूकोज था ये अपने पास में। अब इधर देखिए ये स्ट्रक्चर अपने पास में बनी, इसमें जो C1 होता है ये ऐसा कंपाउंड है या ऐसा कार्बन है जिससे 2 O परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। और जब 2 O इससे जुड़े होते हैं तो C1 को क्या कहा जाता है, एनोमेरी कार्बन। नाम क्या होता है स्टूडेंट इसका, एनोमेरी कार्बन। जब कार्बन से ऐसा कार्बन ग्लूकोज में जिससे 2 O परमाणु जुड़े हैं, एक O और दूसरा O, उसे क्या कहा जाता है, एनोमेरी कार्बन कहा जाता है। अब दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अन्योन्य क्रिया सेम ये रहेगी, केवल C1 का OH इधर लिखना है और H इधर लिखना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CHOH 1 2 3 पे अपने को क्या करना था, OH और H, 4 OH और H, 5 H, 6 CH2OH। इसको किससे जोड़ना था, ऑक्सीजन से। ये कौन सा है अपने पास में, C1, और ये वाला कौन सा है जिसके मध्य अन्योन्य क्रिया की है, वो C5। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी C1 और C5 के मध्य अन्योन्य क्रिया है, पर समझना क्या है वो देखो, एनोमेरी कार्बन कौन सा है जिससे 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं, और वो कौन सा है, C1। एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया और दूसरा ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। इसमें भी एनोमेरी कार्बन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है स्टूडेंट्स, जो एनोमेरी कार्बन है उससे जुड़ा हुआ OH, ये एनोमेरी कार्बन है इससे जुड़ा हुआ OH, यदि ये दाहिनी ओर होता है तो इसे अल्फा रूप कहा जाता है। ध्यान क्या रखना है, एनोमेरी कार्बन और इससे जुड़ा OH यदि दाहिनी ओर या दाईं ओर होता है तो क्या कहते हैं इसको, अल्फा। लेकिन OH यदि कैसी तरफ होता है, बाईं ओर, तो इसे क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। तो ध्यान क्या देना है, C1 कौन सी संरचना में, चक्रीय संरचना में। कौन सी संरचना में, चक्रीय संरचना में। जो C1 होता है इससे 2 O जुड़े होते हैं, इसलिए इसे एनोमेरी कार्बन कहा जाता है। यदि इस C1 से जुड़ा हुआ OH समूह बाईं ओर है तो इसे कौन सा कहेंगे, बीटा। कौन सा कहेंगे, बीटा। बना किससे था, D प्लस ग्लूकोज से, क्योंकि C5 का OH अपन ने इधर लिख रखा है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। अब ये OH यदि कौन सी तरफ है, दाहिनी ओर है, तो कौन सा रूप कहा है यहाँ पर, अल्फा। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा
डी प्लस ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और नामकरण होता है। देखिए एमिल फिशर ने दी थी वो ओपन स्ट्रक्चर दी थी। यदि डी और एल रूप का निर्धारण करना है, कैपिटल डी और एल ये वाले, तो C5 देखते हैं। प्रथम असमित कार्बन परमाणु नीचे से, इससे जुड़ा हुआ OH यदि दाहिनी ओर है तो इसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल डी रूप, और यदि बाईं ओर है इस OH को इधर लिख दे तो क्या कहा जाएगा, L रूप कहा जाएगा। प्लस इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है। ये संरचना थी विवृत श्रृंखला संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स इसके सभी गुणों की व्याख्या इस संरचना के द्वारा संभव नहीं है। कुछ गुण है अपने पास में एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं बनाता है, 2,4-DNP से क्रिया नहीं करता है। तो फिर वैज्ञानिक आया था टोलेन, और टोलेन ने क्या कहा था कि जो ग्लूकोज होता है उसकी ओपन चेन मतलब खुली हुई चेन संरचना और जो चक्रीय संरचना होती है वो परस्पर क्या रहती है, साम्य में रहती है। तो इसने फिर इसकी कौन सी संरचना दी थी, चक्रीय संरचना ग्लूकोज की दी थी। किसने दी थी, टोलेन ने। क्या कहा था इसने कि ग्लूकोज में जो C1 और C5 कार्बन है उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। C1 जो होता है उसके कार्बोनिल समूह और C5 होता है उसके OH समूह के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे इसकी चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है। तो अन्योन्य क्रिया किस किस के मध्य है, C1 और C5 के मध्य। तो क्या होगा, OH इस कार्बन से जुड़ेगा, एक बंध हटेगा और O से ये दोनों कार्बन C1 और C5 जुड़ जाएंगे। तो C1 और C5 को अपन ने यहाँ पर किससे जोड़ दिया स्टूडेंट्स, O से जोड़ दिया। अब ये स्ट्रक्चर भी दो प्रकार की बन सकती है। यहाँ पे किसको देखना है, C1 को। C1 को क्यों देखते हैं, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन है। C1 था क्या, एनोमेरिक कार्बन, C5 था नीचे से प्रथम असमित कार्बन। तो असमित कार्बन तो कैपिटल D और L को दर्शा रहा है, जबकि जो चक्रीय संरचना होती है उसके अंदर जो अपने पास में एनोमेरिक कार्बन होता है वो अल्फा और बीटा रूप को प्रदर्शित करता है। तो इस एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह यदि दाहिनी ओर है क्या कहा जाएगा, अल्फा, और किससे बना है, D प्लस ग्लूकोज से। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। यहाँ पर C से जुड़ा हुआ OH समूह, एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह यदि बाईं ओर है तो इसे क्या कहा जाएगा, बीटा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा एनोमेरिक कार्बन चक्रीय संरचना में C1 से दिखाए जाते हैं, और D और L जो खुली संरचना होती है या जो बंद संरचना होती है उसमें C5 होता है, उसके अनुसार दिखाए जाते हैं। तो ये थी अपने पास में ग्लूकोज की संरचना, जो किस किस के द्वारा दी गई थी, एमिल फिशर और टोलेन के द्वारा दी गई थी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो इसकी चक्रीय संरचना होती है ये पाइरेन के समान होती है, और पाइरेन के समान होने के कारण इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। और इसके लिए ग्लूकोज का क्या लिखा जाता है, हावर्थ सूत्र लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र लिखिए। तो किसके समान होती है संरचना, पाइरेन के समान, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोपाइरेनोज भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, इन दोनों स्ट्रक्चर से इसकी क्या बनाना है, हावर्थ सूत्र आप लोगों को बनाना है। तो देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर से हावर्थ सूत्र कैसे बनता है, इसको देखते हैं अपन। तो एक तो है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो संरचना होती है किसके समान होती है, पाइरेन की। कितने सदस्यों की वलय है, 1 2 3 4 5 और 6। ये वलय के अंदर शामिल नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पर O लिख दिया है, पाइरेन की जैसी, पाइरेन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला है C1, इधर C2 होगा, यहाँ पर C3 है, ये C4 है, ऊपर इसको C5 लिखेंगे और ऊपर आएगा वो क्या आएगा, C6। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है उसको समझो। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है हावर्थ सूत्र में कि जो चैन के दाईं ओर है उसको लिखना है नीचे, और जो बाईं ओर है उसको लिखना है रिंग के तल में
ऊपर की ओर। जैसे अपने को बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हवर सूत्र लिखना है। किसका लिख रहे हैं अपन? बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। तो C1 को देखो, इसका OH चैन के किधर है? बाईं ओर। और जो बाईं ओर है उसको कहाँ पर लिखा जाएगा? ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो OH और H लिख दिया। दोनों स्ट्रक्चर में बस यही चेंज रहेगा। दूसरे में बाईं ओर एक सतह को उठा लो, बाईं ओर वाले हैं वो सारे ऊपर लिख दो। तो क्या आएगा? बाईं ओर क्या है? H और दाईं ओर OH। तीसरे में आ जाओ OH और H। चौथे में आ जाओ H और OH। और लास्ट में आ जाओ CH2OH और H। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि CH2OH दोनों रूपों में आपको हमेशा ऊपर ही लिखना होता है, क्योंकि इसको इसमें अलग से दिखाया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई अपने पास में, ये हवर सूत्र बन गया। और किसका बन गया? बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ये इसको पूरे नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाइरेन के समान है। तो क्या कहेंगे इसको? ग्लूकोपाइरेनोस। और ग्लूकोपाइरेनोस जो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये ग्लूकोज का हवर सूत्र होता है, जिसमें इसकी वलय संरचना को प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई जाती है। अब यदि बात करते हैं अपने को कौन सी संरचना लिखनी है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये संरचनाएं यदि आपको लिखना आता है तो ही आगे आप डाइसैकेराइड लिख सकोगे या डाइसैकेराइड के हवर सूत्र लिख सकोगे। यदि इन संरचनाओं में कन्फ्यूजन रहा है तो डाइसैकेराइड के हवर सूत्र आप लोग नहीं लिख पाओगे। तो ये संरचनाएं बहुत ध्यान से समझनी है आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, इसमें देखो तल के ऊपर 1 और 3 कौन कौन से हैं? 1 और 3 के OH कहाँ है? तल के ऊपर की ओर। क्लियर है? CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है। अब बात करते हैं कौन सा आ रहा है अपने पास में? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो जो बाईं ओर है उनको ऊपर लिखना है और दाईनी ओर है उनको तल के नीचे लिखना है। तो सबसे पहले पाइरेन रिंग बनाइए इसकी। ये ऑक्सीजन है, ये अपन ने रिंग बना दी। अब की बात थोड़ी छोटी बना रहे हैं। अब जो डिफरेंस है दोनों में वो C1 में था, तो C1 को रेड से लिख दिया। OH ऊपर, क्योंकि कौन सी ओर है? बाईं ओर। बाईं ओर है तो बीटा, बाईं ओर मतलब बीटा। अब दाहिनी ओर है तो इसे क्या कहा जाएगा? अल्फा। तो इसमें आपको जो चेंज करना है वो क्या है? H और OH, ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये H और क्या आ गया अपने पास में? OH। ये कौन सा कार्बन था? पहले नंबरिंग कर लो इसकी। ये था C1, 2, 3, 4 और ये 5। ऊपर आएगा वो कौन सा होता है? ये वाला 6 होता है। अब देखो, पहले कार्बन को अपन ने लिख दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं कौन से की? दूसरे की। पहले में H किधर है? बाईं ओर। तो ऊपर कौन लिखा जाएगा? H, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? H और OH। दूसरे कार्बन पे देखो क्या है? H और OH। तीसरा हमेशा उल्टा होता है, OH और H। चौथे में क्या होता है? H और OH। और पांचवें में क्या है? CH2OH और H। तो ये जो स्ट्रक्चर देखी है आप लोगों ने, ये किसकी निकल कर आती है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। किसकी होती है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, चाहे तो पूरा लिख दो ग्लूकोपाइरेनोस। लेकिन ये क्या होता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्त सूत्र होता है। क्या कहा जाता है इसको? हावर्त सूत्र। और किसका होता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हावर्त सूत्र होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्त सूत्र लिखिए, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इसमें देखो OH बाईं ओर केवल कौन सा है? 3 नंबर वाला। अल्फा में कितना है? केवल 3 नंबर का। बीटा अल्फा के बाद आता है, तो इसमें कौन कौन सा है? 1 और 3 नंबर। 1 और 3 नंबर के OH समूह कहाँ हैं? ऊपर। पांचवें पे हमेशा CH2OH ऊपर होगा और H कहाँ पर होगा? नीचे।
तो ये स्टूडेंट्स अपने पास में ग्लूकोज जो है उसकी सारी रिएक्शन कंप्लीट है, इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो अपने पास में कंप्लीट है, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर अपन ने देख ली है, इसकी जो चेन स्ट्रक्चर है या जो चक्रीय संरचना है वो अपन ने देख लिया है जो कि टोलेन द्वारा दी गई थी। इसके साथ ही अपन ने डी और एल, कैपिटल डी और एल रूप का निर्धारण कर लिया है, इसके अलावा अल्फा और बीटा रूप का निर्धारण कर लिया है। एनोमेरिक कार्बन जो था उसको देख लिया है कि एनोमेरिक कार्बन के अकॉर्डिंग किसका निर्धारण होता है, अल्फा और बीटा का, ये अल्फा और ये बीटा का। और ये जो 6 सदस्यों की वलय बनती है ये किसके समान होती है, पायरेन के समान। और पायरेन के समान होने के कारण इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दिखाया जाता है और इसे ग्लूकोपाइरेनोज भी कहा जाता है। और ये होता है ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है उसके अनुसार बना ग्लूकोज का हावर्त सूत्र। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी वो अपने पास में कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया होता है और वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, क्यों? क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, क्यों? तो ये अपने पास में क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो होता है ये परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, क्यों? तो देखो स्टूडेंट्स, इसको आपको दिमाग में बिठाना है। होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है उसका अल्फा और बीटा रूप क्या होते हैं, लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जैसे अपने पास में ग्लूकोज का सांद्र विलयन है। इससे पहले क्वेश्चन के आंसर से पहले आपको एक पॉइंट बता देते हैं। अल्फा और बीटा दो रूप देखें अपन, तो ग्लूकोज का यदि सांद्र विलयन है उसका क्रिस्टलीकरण किया जाए 303 केल्विन तापमान पर और 371 केल्विन तापमान पर, तो उस स्थिति में कई बार इसको 373 भी लिखता है, 373 केल्विन तापमान पर। तो 303 केल्विन तापमान पर यदि क्रिस्टलीकृत करेंगे तो कौन सा रूप प्राप्त होगा, अल्फा, और 373 पर करेंगे तो कौन सा होगा, बीटा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पर 73 की जगह कितना लिखा हुआ आ सकता है, 371। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 71 ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 303 केल्विन और 371 केल्विन। तो 303 पे किया, अल्फा रूप मिला, किसको, ग्लूकोज के सांद्र विलयन को यदि क्रिस्टलीकृत करना है और क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं और 303 केल्विन पे क्रिस्टलीकृत किया है तो कौन सा रूप प्राप्त होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और 371 केल्विन पर क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज अपने को प्राप्त होता है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, इन दोनों के जो गलनांक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे यदि अल्फा की बात करें तो इसका गलनांक कितना होता है, 419 केल्विन, जबकि इसका कितना होता है, 423 केल्विन होता है। तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा रूप को क्रिस्टलीकृत या पृथक किया जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि इसका अल्फा रूप था उसको अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकृत कर रहे थे और बीटा रूप था उसको अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकृत कर रहे थे। लेकिन इसका जो विलयन है उसमें ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। गलनांक में देखो डिफरेंस बहुत कम है इनमें, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनके जो विशिष्ट गुण हैं वो क्या हैं, जो अल्फा है, ठीक है, इसका जो विशिष्ट घूर्णन होता है, अल्फा यहाँ पर है, इसका यदि विशिष्ट घूर्णन देखते हैं, विशिष्ट घूर्णन, तो ये होता है 112 डिग्री से कहाँ तक, 52 डिग्री तक। और प्लस है तो कैसा होता है, प्लस का चिन्ह केवल घूर्णकता को बता रहा है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा, और प्लस का चिन्ह इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन यदि कौन से रूप को देखें, बीटा रूप, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका घूर्णन जो कोण होता है ये प्लस 52 डिग्री होता है और कहाँ तक चलकर आ जाता है, प्लस 19 डिग्री तक चलकर आ जाता है। तो विशिष्ट घूर्णन अल्फा रूप का कितना होता है, प्लस 112 डिग्री से प्लस 52 डिग्री, प्लस 52 डिग्री पर जाकर ये स्थिर हो जाता है। जो ताज़ा विलयन है उसका 112 डिग्री है, और जैसे जैसे विलयन क्या होगा, टाइम लेगा या पूरा ना होगा, वैसे वैसे प्लस 52 पर जाकर स्थिर हो जाएगा। बीटा रूप जो होता है उसका विशिष्ट घूर्णन होता है प्लस 52 डिग्री, प्लस 19 डिग्री, और प्लस 19 डिग्री से ये कहाँ तक चलता है, उल्टा चलेगा, प्लस 52 डिग्री पर, और ये भी प्लस 52 डिग्री पर जाकर स्थिर हो जाता है। अब होता क्या है,
क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है क्यों? तो ग्लूकोज का जो विलयन होता है इसमें ये दोनों रूप अल्फा और बीटा दोनों रूप परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे ग्लूकोज का घूर्णन कोण भी लगातार बदलता रहता है। अल्फा से बीटा बना, बीटा से अल्फा बना। तो अल्फा तो कहाँ से 112 से 52 पे आएगा और बीटा क्या है 19 से 52 पर जाएगा। तो लगातार बदलते रहते हैं ये एक दूसरे में, और एक दूसरे में बदलने के कारण ही जो ग्लूकोज होता है उसका घूर्णन कोण भी बदलता रहता है। इसलिए ग्लूकोज जो होता है परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर कैसे लिखना है ये समझने की बात है। लैंग्वेज की यदि बात करते हैं तो क्या लिखना है कि ग्लूकोज का जो अल्फा रूप होता है इसका विशिष्ट घूर्णन प्लस 112 डिग्री से प्लस 52 डिग्री पर होता है और 52 डिग्री पर जाकर ये स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से बीटा रूप होता है उसका विशिष्ट घूर्णन प्लस 19 डिग्री से प्लस 52 डिग्री होता है, ये भी प्लस 52 डिग्री पर जाकर स्थिर हो जाता है। ग्लूकोज के विलयन में ये दोनों रूप एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ग्लूकोज परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स आज जो आपके सामने टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अपन डाइसेकेराइड देखेंगे, पॉलीसेकेराइड देखेंगे तो वहाँ पे बार बार रिपीट होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हावर सूत्र और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हावर सूत्र और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्त सूत्र। तो ये हावर्त सूत्र आपको दोनों ध्यान रखने हैं। और कई बार क्या पूछता है, हावर्त सूत्र ने पूछ के ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पूछ लेता है, तो ये दोनों चक्रीय संरचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। अन्योन्य क्रिया आपको ध्यान रखनी है किस किस के मध्य होती है, C1 और C5 के मध्य। एनोमेरी कार्बन कौन सा होता है, हमेशा C1। किसका निर्धारण करता है, अल्फा और बीटा रूप का निर्धारण करता है। तो ये ग्लूकोज जो आपका है फर्स्ट मोनोसेकेराइड वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फ्रुक्टोज की बात करेंगे और उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड देखेंगे, फिर पॉलीसेकेराइड देखेंगे।